हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं व्यवसाय अध्ययन का जो आपका पेपर है उसका फुल सोल्यूशन। यानी यहाँ पर गाइस जो आपको पेपर दिया जाएगा इससे कई सारे क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि कर्मचारियों का चयन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, सेकंड है मध्यम श्रेणी के अधिकारियों का, एंड गाइस नेक्स्ट ऑप्शन है उच्च श्रेणी के अधिकारियों का। और इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि कर्मचारियों का चयन होता है। तो यहाँ पर गाइस जो आपका ऑप्शन दिया गया है 4 नंबर पर उपर्युक्त सभी, यानी कर्मचारियों का चयन होता है निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, मध्यम श्रेणी के अधिकारियों का, उच्च श्रेणी के अधिकारियों का, यानी उपर्युक्त सभी। ठीक है। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छी योजना है। तो एक अच्छी योजना होती है, और ये क्वेश्चन गाइस कई बार पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है खर्चीली, सेकंड ऑप्शन है समय लेने वाली, और इसके बाद थर्ड ऑप्शन है लोचपूर्ण, एंड नेक्स्ट है संकीर्ण। तो आपको यहाँ पर बताना है कि एक अच्छी योजना होती है, कैसी होती है? खर्चीली। यहाँ पर जो ऑप्शन मिला है फर्स्ट नंबर पर, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। इसके बाद गाइस सेकंड ऑप्शन है समय लेने वाली, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। एंड इसके बाद थर्ड नंबर पर ऑप्शन है लोचपूर्ण, ये ऑप्शन आपका राइट है। और 4 नंबर पर है संकीर्ण, ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। इसके बाद नेक्स्ट है कि नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं उदारीकरण, एंड सेकंड ऑप्शन है वैश्वीकरण, एंड इसके बाद थर्ड ऑप्शन है निजीकरण, एंड गाइस इसके बाद 4 नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण या फिर उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आपको बताना है कि गाइस इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका कौन सा हो जाएगा। उदारीकरण जो ऑप्शन है आपका सही ऑप्शन है। वैश्वीकरण जो ऑप्शन है ये भी आपका राइट ऑप्शन है। नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग, एंड इसके बाद थर्ड नंबर पर ऑप्शन मिला क्या दिया गया है? निजीकरण। तो निजीकरण भी आपका राइट है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आपको मार्क करके आना है? उपर्युक्त सभी। नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं उदारीकरण, वैश्वीकरण एंड निजीकरण। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अब यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है प्रबंध क्या है। तो प्रबंध क्या है, यहाँ पर आंसर देख लीजिए। आप लिखोगे प्रबंध प्रभावी और कुशलता पूर्वक लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ काम करने का प्रक्रिया है। ठीक है। प्रबंध क्या है, और ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। प्रबंध क्या है, आप लिखोगे प्रबंध प्रभावी और कुशलता पूर्वक लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ काम करवाने की प्रक्रिया है, उसी को हम कहते हैं प्रबंध। ठीक है। तो इसका आंसर वहां पर आप इस तरह से लिख कर आओगे कि प्रबंध क्या है। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, दिया गया है कि पेशे का आशय लिखिए। ठीक है। पेशे का आशय क्या है, आप लिखोगे कि पेशे को एक ऐसे व्यवसाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण द्वारा संपोषित होता है, जिसमें प्रवेश प्रतिबंधित है। तो क्वेश्चन क्या है कि पेशे का आशय लिखिए। आप किस तरह से लिखोगे? पेशे को एक ऐसे व्यवसाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण द्वारा संपोषित होता है, जिसमें प्रवेश प्रतिबंधित है। तो प्रबंध आपने देख लिया। नेक्स्ट पेशे का आशय क्या है, इसको आप देख रहे हो। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चन आपको सही ढंग से समझ आ गए होंगे। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। और गाइस अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक नीति का उद्देश्य लिखिए। आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। आप लिखोगे कि आर्थिक नीति का संबंध
देश की अर्थव्यवस्था के मामले में राज्य के आचरण से है। अर्थव्यवस्था की ओर राज्य का दृष्टिकोण सामान्यतः दो प्रकार का हो सकता है। प्रथम, हस्तक्षेप की नीति के अंतर्गत राज्य अपने को कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा भ्रम आचरण से देश की रक्षा करने तक ही सीमित रखता है। और इसके बाद आप लिखोगे कि द्वितीय यानी दूसरे छोर पर राज्य आयोजित अर्थव्यवस्था की तरह हस्तक्षेप की नीति अपनाता रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या आस्क किया गया था कि आर्थिक नीति का उद्देश्य लिखिए। तो सबसे पहले आपको लाइन क्या लिखनी है कि आर्थिक नीति का, चलेगा नेक्स्ट देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि संगठन की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो संगठन की परिभाषा क्या है, आप यहाँ पर लिखोगे कि संगठन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि संगठन की विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अधिक उत्पादक संबंधों को स्थापित करने के लिए संगठन में विभिन्न क्रियाओं को पहचानना, उनका सामूहिकरण करना और भौतिक, वित्तीय और मानवीय संसाधनों को एकत्रित करना संगठन कहलाता है। ठीक है, तो संगठन क्या है, संगठन की एक व्यवस्थित परिभाषा दीजिए। तो आप इस तरह से वहाँ पर लिखोगे। फर्स्ट आपको, और गाइस यहाँ पर जैसे यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बिगिन किया गया है और इधर आपको क्लोज भी कर लेना है, कहलाता है। ठीक है, और सबसे पहले आप लिखोगे संगठन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करोगे कि संगठन के जो भी आपका आंसर है वो आपको लिखना और एंड में आपको क्लोज कर देना है। अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक संगठन का आशय स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक संगठन का आशय, तो आप लिखोगे कि संगठनात्मक ढांचे के दो अधिक सामान्य प्रारूप इस प्रकार हैं। कार्यात्मक ढांचा हेडिंग डालोगे, आप लिखोगे कि जब क्रियाएं कार्य की प्रकृति के अनुसार एक विभाग के अंतर्गत सामूहिकृत की जाती है तब इसे कार्यात्मक ढांचे के रूप में जाना जाता है। और उदाहरण के तौर पर आपको लिखना है वित्त विभाग इत्यादि, और भी इसके एग्जाम्पल है तो यहाँ पर दिया गया है वित्त विभाग इत्यादि। क्लियर। तो गाइस क्रियात्मक संगठन का आशय स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक संगठन का आशय क्या है, इस तरह से आप लिखोगी। फर्स्ट हेडिंग क्या डालोगे, कार्यात्मक ढांचा। इसी तरह से यहाँ पर गाइस अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है, दिया गया है कि विपणन प्रबंध की परिभाषा दीजिए। अब इस क्वेश्चन के आंसर को देखिए। फर्स्ट इधर देख लीजिए, पहले आप इसकी परिभाषा लिखोगे कि विपणन प्रबंधन किसी व्यवसाय से जुड़े विपणन से जुड़े सभी कामों का प्रबंधन करना है। इसमें उत्पादन से पहले और बाद की गतिविधियां शामिल होती हैं। विपणन का महत्व क्या है, देखिए उपभोक्ताओं के लिए विपणन का महत्व, निर्माताओं के लिए विपणन का महत्व, समाज के लिए विपणन का क्या महत्व है, सारा यहाँ पर दिया गया है। इसको आप देख सकते हो। उपभोक्ताओं के लिए विपणन का महत्व है उत्पाद जागरूकता को बढ़ावा देना, विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रबंध करवाना, गुणवत्ता वाले उत्पादन प्रदान करवाना, माल की नियमित आपूर्ति। निर्माताओं के लिए विपणन का क्या महत्व है, नियोजन एवं निर्णय में सहायक। समाज के लिए विपणन क्या महत्व है, रोजगार की सुविधा। यहाँ पर जो दिया गया इसको आपको सही से देख लेना है, और क्वेश्चन अगर आस्क किया जाता है तो इस तरह से अगर आप वहाँ पर अपना आंसर लिखते हो तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में दिया जाएगा कि व्यवसाय पर आर्थिक वातावरण के प्रभाव की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अभी आप जो देख रहे थे वो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए थे। अब ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है कि नियोजन क्या है, नियोजन की सीमाएं बताइए। थर्ड क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण की आवश्यकता, संगठन के लिए प्रशिक्षण के लाभ बताइए। एंड गाइस इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि नियोजन और नियंत्रण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो आपकी गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरी बुक से, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। तो सारे ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। कि प्रबंधन विज्ञान किस रूप में है, जो प्रबंधन विज्ञान है वो किस रूप में है। फर्स्ट ऑप्शन गाइस मिला है शुद्ध विज्ञान, सेकंड ऑप्शन है कि सरल विज्ञान, नेक्स्ट ऑप्शन है अर्ध विज्ञान, और गाइस इसके बाद यहाँ पर हमें 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन है आपका रॉन्ग ऑप्शन है। शुद्ध विज्ञान जो ऑप्शन है ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। तो फिर राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सेकेंड नंबर पर है सरल विज्ञान, थर्ड नंबर पर है अर्ध विज्ञान। तो प्रबंधन विज्ञान किस रूप में है? तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सरल विज्ञान। प्रबंधन विज्ञान किस रूप में है? सरल विज्ञान के रूप में है। आई होप आपको याद भी हो गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। लाभ कमाना, संस्था की वृद्धि, रोजगार प्रदान करना, या फिर नीति निर्माण। तो निम्नलिखित प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, वो आपको देखना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है? लाभ कमाना, और सेकंड ऑप्शन है संस्था की वृद्धि, थर्ड है रोजगार प्रदान करना, एंड गाइस 4 नंबर पर दिया गया है नीति निर्माण। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रबंध का उद्देश्य नहीं है ये पूछा गया है। तो नीति निर्माण प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, लाभ कमाना है, संस्था की वृद्धि, रोजगार प्रदान करना ये है उद्देश्य। तो नहीं है पूछा गया था, 4 नंबर पर राइट था। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध नौकर है सरकार का, प्रशासन का, या फिर सरकार का, प्रशासन का, यानी ए और बी दोनों का, या फिर सभी, उपर्युक्त सभी। इस तरह से ऑप्शन मिले हैं। तो आपको बताना है कि प्रबंध नौकर है, किसका नौकर है? फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया कि सरकार का, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है कि सरकार का, ये ऑप्शन भी आपका राइट है। सेकंड जो दिया गया है प्रशासन का, ये ऑप्शन भी आपका राइट है, यानी ए और बी दोनों जो ऑप्शन दिए गए ये यहाँ पर आपका थर्ड नंबर पर जो दिया गया है ये आपका राइट हो जाएगा। यानी प्रबंध नौकर है, सरकार का भी है, प्रशासन का भी है। तो ए और बी दोनों, इस तरह से यहाँ पर आपको इस पर मार्क करके आना है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है। तो पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर क्या है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन मिला है कि उच्च, एंड गाइस इसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है निम्न, और थर्ड ऑप्शन है कि मध्यम, एंड गाइस 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है ये सभी। पूछा क्या गया है यहाँ पर? आपसे पूछा गया है कि पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है, ये सभी जो ऑप्शन है ये आपका गलत ऑप्शन है। मध्यम जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट है उच्च और सेकंड है निम्न। तो उच्च जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन भी आपका गाइस हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन होगा निम्न। पर्यवेक्षण प्रबंध का जो स्तर है, तो पर्यवेक्षण प्रबंध का जो स्तर है वो कैसा है? निम्न है, यानी सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन है राइट है। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध का वह उद्देश्य जो समाज के विभिन्न घटकों के लिए निरंतर आर्थिक मूल्य का सृजन करता है, संगठनात्मक उद्देश्य, या फिर सामाजिक उद्देश्य है, या फिर व्यक्तिगत उद्देश्य, एंड यहाँ पर हमें 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है सामाजिक एवं व्यक्तिगत दोनों। आपको बताना है कि प्रबंध का वह उद्देश्य जो समाज के विभिन्न घटकों के लिए निरंतर आर्थिक मूल्य का सृजन करता है, कौन सा उद्देश्य कहलाएगा आपका, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो गाइस आपका राइट ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा सामाजिक एवं व्यक्तिगत दोनों, यानी सेकेंड और थर्ड नंबर पर ऑप्शन राइट है। तो 4 नंबर पर जो दिया गया है सामाजिक एवं व्यक्तिगत दोनों, यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? तो प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन में है जॉर्ज और तेरी, नेक्स्ट है अमेरिकन प्रबंध,
एसोसिएशंस। नेक्स्ट है हेनरी फेयोल। और 4 नंबर पर यहाँ पर दिए गए इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन में है जॉर्ज और टेरी, तो ये यहाँ पर रॉन्ग है। इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग है। तो सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन है आपका, ये आई थिंक गाइस आपका राइट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को आपको देख लेना है, ठीक है। हेनरी फेयोल या फिर अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन आपके राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है सभी के प्रति, या फिर केवल कर्मचारियों के प्रति, या फिर सरकार के प्रति, और नेक्स्ट है केवल उपभोक्ता के परे, या फिर केवल उपभोक्ता के प्रति। क्या पूछा गया है कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है कि सभी के प्रति। राइट है या फिर रॉन्ग है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सभी के प्रति, यानी फर्स्ट नंबर पर जो है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व सभी के प्रति है, ठीक है। चलिए इसी तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट है कि प्रबंध कला है, कैसी है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, इसके बाद राइट ऑप्शन देखेंगे। प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, या फिर दूसरों से काम लेने की, या फिर गाइस ए और बी दोनों, और यहाँ पर 4 नंबर पर है इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, या फिर दूसरों से काम लेने की, या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर गाइस जो आपका राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी प्रबंध जो कला है वो स्वयं काम करने की भी है और दूसरों से काम लेने की भी है कला, ठीक है। तो ए और बी जो थर्ड नंबर पर ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रबंध की प्रकृति है। चलिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट यहाँ पर है कि जन्मजात प्रतिभा के रूप में, और सेकंड ऑप्शन है कि अर्जित प्रतिभा के रूप में। थर्ड ऑप्शन है कि जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा के रूप में। और यहाँ पर नेक्स्ट है कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन यहाँ पर मिला है, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका रॉन्ग ऑप्शन है। फर्स्ट है जन्मजात प्रतिभा के रूप में, सेकंड है अर्जित प्रतिभा के रूप में। तो थर्ड नंबर पर जो दिया गया है कि जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा के रूप में प्रबंध की प्रकृति है, तो यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि समन्वय स्थापित किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट यहाँ पर है समूहों के मध्य, समन्वय स्थापित किया जाता है समूहों के मध्य, या फिर विभागों के मध्य, नेक्स्ट है प्रबंध के मध्य, और यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है दिया गया है 4 नंबर पर उपर्युक्त सभी के मध्य। तो समन्वय स्थापित किया जाता है किसके मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है, उपर्युक्त सभी के मध्य, यानी समूहों के मध्य भी, विभागों के मध्य भी, प्रबंध के मध्य भी समन्वय स्थापित किया जाता है। तो उपर्युक्त सभी के मध्य जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है कि समन्वय है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट यहाँ पर है कि ऐच्छिक, सेकंड है कि आवश्यक, थर्ड ऑप्शन है अनावश्यक, और नेक्स्ट है समय की बर्बादी। तो समन्वय क्या है, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आवश्यक, ठीक है। सेकेंड नंबर पर क्या दिया गया, आवश्यक, समन्वय है आवश्यक। चलिए इसी तरह से अब यहाँ पर देख लीजिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो गाइस इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लीजिए। फर्स्ट यहाँ पर है कि प्रबंध की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो प्रबंध की परिभाषा क्या है आपको रट लेनी है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आस्क किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप तैयार करेंगे कि पेशे का आशय लिखिए। पेशे का आशय क्या है इसको तैयार करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। पेशे का आशय लिखिए,
अगला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कि आर्थिक नीति का क्या अर्थशास्त्र है, या फिर आर्थिक नीति का क्या आशय है। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आर्थिक नीति का क्या आशय है, इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ लिखिए। तो अभी जो आप क्वेश्चंस को देख रहे हो, सारे ही क्वेश्चन गाइस आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है। तो वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ लिखिए। एंड इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, दिया गया है कि संगठन की परिभाषा दीजिए। संगठन क्या है, और इस क्वेश्चन का आंसर गाइस आप देख भी चुके हो। प्रबंध की परिभाषा क्या है, उस क्वेश्चन को भी आप देख चुके हो, यानी इन क्वेश्चंस के आंसर आप देख चुके हो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, नहीं तो गाइस आप प्लेलिस्ट चेक कर सकती हो। अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक संगठन से क्या आशय है, समझाइए। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप देख चुके हो। तो क्रियात्मक संगठन से क्या आशय है, इसको देख लीजिए। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इनको आप नोट कर लीजिए, इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। व्यावसायिक वित्त क्या है, लिखिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका दिया गया है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि विपणन प्रबंध की परिभाषा दीजिए, ठीक है। विपणन प्रबंध की परिभाषा दीजिए, विपणन प्रबंध क्या है, इसको भी आप तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आप देख सकते हो कि वस्तु मिश्रण किसे कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है वस्तु मिश्रण क्या है, वस्तु मिश्रण हम किसे कहते हैं, लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन आपसे आस्क किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक उपभोक्ता कौन होता है। एक उपभोक्ता कौन होता है, तो यहाँ पर देखिएगा, इस अतलग उत्तरीय प्रश्न आपने देख लिए, इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको आपको तैयार करना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में गाइस जो आपका पहला प्रश्न है, दिया गया है कि निर्देशन का अर्थ लिखिए, प्रबंध के निर्देशन कार्य की प्रकृति की व्याख्या कीजिए, इसको आप तैयार करेंगे। सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन है कि नियोजन और नियंत्रण के बीच क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। अब इसके बाद गाइस आपको नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, आप कौन सा तैयार करोगे, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो नियोजन और नियंत्रण के बीच क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया। इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत आपको यहाँ पर लिख लेना है, सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। और इसी तरह से नेक्स्ट है कि व्यवसाय पर आर्थिक वातावरण को प्रभाव की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। व्यवसाय पर आर्थिक वातावरण के प्रभाव की संक्षिप्त व्याख्या, इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका दिया गया है कि नियोजन की सीमाएं बताइए, ठीक है। नियोजन क्या है, नियोजन की सीमाएं बताइए, इसको आप तैयार कर लेंगे। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है, चलिए उसको देख लेते हैं। और वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अगर आप इस बार के बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लाना चाहती हो। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए। औपचारिक संगठन क्या है, अनौपचारिक संगठन क्या है, इनमें अंतर क्या है, इसको आपको तैयार कर लेना है, आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। एंड इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे, चलिए उसको देख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार करेंगे कि प्रशिक्षण से संगठन को होने वाले लाभ लिखिए। यानी प्रशिक्षण से संगठन को क्या लाभ हैं, उन लाभों की व्याख्या यहाँ पर आपको करनी है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, दिया गया कि समन्वय प्रबंध के पृथक कार्य की बजाय
प्रबंध का सार है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण बताइए। आप लिखोगे हाँ, पूर्णतः मैं इस कथन से सहमत हूँ कि समन्वय प्रबंध का पृथक कार्य की बजाय प्रबंध का सार है, यह निम्न बिंदु से स्पष्ट होता है। फर्स्ट हेडिंग आप डालोगे कि समन्वय प्रबंध का सार, और इसमें आपको पहले एक लाइन लिखनी है कि समन्वय कार्य में एकात्मकता लाता है और उपक्रम की विभिन्न क्रियाओं को एकीकृत करता है। ठीक है, और इसके बाद नीचे आपको लिखना है कि समन्वय को निम्नलिखित कारणों से प्रबंध का सार माना जाता है। फर्स्ट यहाँ पर नियोजन में समन्वय, सेकंड यहाँ पर लिखोगे संगठन में समन्वय, और थर्ड यहाँ पर आपको लिखना है नियुक्तिकरण में समन्वय। तो पूछा क्या गया है कि समन्वय प्रबंध के पृथक कार्य के पृथक यानी अलग कार्य के बजाय प्रबंध का सार है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? और यदि आप सहमत हैं तो इसके कारण बताइए। तो इसका यहाँ पर हम पूरा आंसर देखेंगे। ठीक है, तो किस तरह से आपको लिखना है? फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर क्या डालनी है? समन्वय प्रबंध का सार, और उसके बाद एक लाइन लिखनी है कि समन्वय कार्य में एकात्मकता लाता है और उपक्रम की विभिन्न क्रियाओं को एकीकृत करता है। समन्वय को निम्नलिखित कारणों से प्रबंध का सार माना जाता है। और फिर आपको ये 3 इस तरह से लिख देना है। इसी तरह से गाइस आगे देख लीजिए आपको वहाँ पर किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर हेडिंग डालोगे कि नियोजन में समन्वय, इसमें लिखोगे कि विभिन्न विभागों की मुख्य योजना और सहायक योजना के बीच समन्वय आवश्यक है। इसके बाद सेकंड हेडिंग आपको क्या डालनी थी? संगठन में समन्वय। इसमें आप लिखोगे कि एक संगठन के विभिन्न संसाधनों के बीच और प्राधिकार दायित्व और जवाबदेही के बीच समन्वय आवश्यक है। नेक्स्ट क्या थी? नियुक्तिकरण में समन्वय। इसमें भी आपको 3 लाइनें लिख देनी है। इसमें आपको लिखना है नियुक्तिकरण समन्वय में आप लिखोगे कि एक व्यक्ति के कौशल और उसको प्रदान किए गए पद के बीच कुशलता और मुआवजे के बीच समन्वय आवश्यक है। तो फर्स्ट हेडिंग क्या डालनी है? नियोजन में समन्वय। इसमें आपको एक लाइन इस तरह से लिखनी है। संगठन में समन्वय, इसमें भी आपको लिखना है नियुक्तिकरण में समन्वय। इसमें भी आपको वहाँ पर इस तरह से लिख कर आना है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर आगे देख लीजिए, आगे आपको यहाँ पर क्या करना है। और जो भी यहाँ पर गाइस आपको दिया जा रहा है सारे ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे और हर क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी गाइस आप इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरी बुक से, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे गाइस आपको क्या करना है उसको देख लीजिए। इसके बाद आगे यहाँ पर आपको लिखना है कि समन्वय सभी स्तरों पर आवश्यक है। और ये हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि उच्च स्तर को समन्वय की आवश्यकता संगठन की सभी क्रियाओं को एकीकृत करने और सभी व्यक्तियों के प्रयासों को एक समन्वय को एक सामान्य दिशा देने में होती है। आगे आप लिखोगे कि मध्य स्तर पर समन्वय की आवश्यकता विभिन्न विभागों की क्रियाओं को संतुलित करने के लिए होती है, ताकि ये संगठन के एक भाग के रूप में कार्य कर सकें। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको लिखना है, नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे कि निम्न स्तर को समन्वय की आवश्यकता श्रमिकों की क्रियाओं को संगठन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एकीकृत करने में होती है। तो यहाँ पर हेडिंग क्या डालनी है कि समन्वय सभी स्तरों पर आवश्यक है। किस तरह से है यहाँ पर आपने देख लिया। ठीक है,
अब इसी तरह से यहाँ पर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है कि वित्तीय नियोजन क्या है। तो चलिए पहले यहाँ पर समझते हैं कि हम वित्तीय नियोजन क्या है। इसका आंसर कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि वित्तीय नियोजन अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वित्त का प्रबंधन करना है। इसकी शुरुआत किसी के वर्तमान वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने, स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करने और परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की रणनीति बनाने से होती है। यह दृष्टिकोण व्यक्तियों को सूचित बचत और निवेश विकल्प बनाने में सक्षम बनाता है। यह लोगों को तत्काल ज़रूरतों और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करने और आगे जो दिया गया था उस तरह से लिखोगी। इसके बाद यहाँ पर आपको हेडिंग डाली है लक्ष्य प्राप्ति। इसमें आप लिखोगी एक अच्छी तरह से तैयार की गई वित्तीय योजना आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए एक रोड मैप के रूप में कार्य करती है। चाहे वह घर खरीदना हो, व्यवसाय शुरू करना हो या आराम से सेवानिवृत्त होना हो। तो वित्तीय नियोजन क्या है, पहले आपको वो लिखना है। इसके बाद फर्स्ट हेडिंग क्या डाली है, लक्ष्य प्राप्ति। और लक्ष्य प्राप्ति हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या डालनी है, नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगी वित्तीय सुरक्षा। और इसमें आप लिखोगी कि अपने वित्त का प्रभावी प्रबंधन करके आप स्वयं को और अपने प्रियजनों को अप्रत्याशित वित्तीय झटकों जैसे नौकरी छूटना, चिकित्सा आपात स्थिति या बाजार में गिरावट से बचा सकते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी ऋण प्रबंधन। इसमें लिखोगे वित्तीय नियोजन आपको अपने ऋणों से रणनीतिक रूप से निपटने, उन्हें कुशलतापूर्वक चुकाने के लिए योजना विकसित करने और ऋण के चक्रव्यूह में फंसने से बचने में मदद करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी धन सृजन। और इसमें आप लिखोगी कि उचित वित्तीय योजना के माध्यम से आप अपने धन को बचाने और बुद्धिमानी से निवेश करने के अवसरों की पहचान कर सकते हैं, जिससे समय के साथ धन अर्जित किया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर क्या डालनी है, धन सृजन। और धन सृजन हेडिंग डालने के बाद इस तरह से लिखोगी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूंजी संरचना का अर्थ घटक ऋण बनाम इक्विटी बताइए। तो पहले पूंजी संरचना क्या है, आप लिखोगे कि तकनीकी दृष्टिकोण से पूंजी संरचना इक्विटी और ऋण के बीच सावधानी पूर्वक संतुलन है, जिसका उपयोग एक व्यवसाय अपनी परिसंपत्तियों, दिन प्रतिदिन के संचालन और भविष्य के विकास को वित्त पोषित करने के लिए करता है। पूंजी संरचना मालिक के फंड और उधार लिए गए फंड के बीच का मिश्रण है। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। और नकदी प्रवाह स्थिति में आप लिखोगे किसी फर्म की व्यय और ऋण चुकाने की क्षमता ऋण क्षमता निर्धारित करती है। कुछ फर्म अस्थिर वित्तीय वातावरण में काम करती हैं, जिससे उनकी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता प्रभावित होती है। यह कंपनी के पास सुचारू नकदी प्रवाह की स्थिति है तो वह ऋण जारी करके धन जुटा सकती है, क्योंकि उन्हें कुछ समय बाद वापस चुकाना होता है। तो पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कारक फर्स्ट आपने देख ली। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको लिखना है कि इसमें निम्नलिखित के संबंध में निश्चित भुगतान दायित्व को शामिल किया जाना चाहिए। फर्स्ट सामान्य व्यावसायिक परिचालन। और सेकंड अचल संपत्तियों में निवेश। नेक्स्ट ऋण सेवा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के साथ साथ पर्याप्त बफर अवधि प्रदान करना। नेक्स्ट हेडिंग डालो कि ब्याज कवरेज अनुपात। और इसमें यहाँ पर जिस तरह से आपको दिया गया ब्याज कवरेज अनुपात वह संख्या है जिसके अनुसार और जिस तरह से दिया गया है आपको वहाँ पर लिखना है। आंसर आपका काफ़ी बड़ा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट हेडिंग नियंत्रण।
और इसमें आप लिखोगे सार्वजनिक मुद्दे फर्म की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं और इसे अधिग्रहण के लिए कमजोर बनाते हैं। ऋण आमतौर पर नियंत्रण के कमजोर होने की लागत नहीं है। नियंत्रण रखने के लिए फर्म को ऋण जारी करना होगा, इसलिए इस बात पर लगातार संघर्ष होता है कि क्या नियंत्रण छोड़ दिया जाए या पूंजी के लिए अधिक भुगतान किया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि पूंजी संरचना का अर्थ फर्स्ट आपने देख लिया, घटक ऋण बनाम क्वांटिटी बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर निवेश पर प्रतिफल हेडिंग डालोगे, इसमें आप लिखोगे यदि निवेश पर रिटर्न ऋण पर ब्याज दर से अधिक है तो फर्म के लिए उधार ली गई धनराशि के माध्यम से वित्त जुटाना फायदेमंद होगा, लेकिन अगर रिटर्न अनिश्चित है और कंपनी को यकीन नहीं है कि वह ब्याज की निश्चित लागत को कवर कर सकती है। चलिए, उसको आपने देख लिया जो क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट विस्तृत में दिया जाता है, टेलर द्वारा प्रतिपादित कार्यात्मक फोनशिप की तकनीकी एवं क्रांति की अवधारणा को समझाइए। फर्स्ट यहाँ पर आपको इस तरह से हेडिंग डाली है कार्यात्मक फोरमैनशिप, और इसमें आप लिखोगे कि फोरमैन कारखाना प्रणाली का वह प्रबंधक होता है जिसके सीधे संपर्क में श्रमिक प्रतिदिन आते हैं। फोरमैन निम्नतम स्तर कर प्रबंधक और उच्चतम श्रेणी का श्रमिक होता है। वह केंद्र बिंदु होता है जिसके चारों ओर और पूरा उत्पादन नियोजन क्रियान्वयन एवं नियंत्रण घूमता है। टेलर ने कारखाना ढांचे में इस भूमिका के निष्पादन के सुधार पर ध्यान दिया। टेलर ने नियोजन एवं उसके क्रियान्वयन को अलग अलग रखने को कहा। कारखाना प्रबंधन के अधीन योजना अधिकारी एवं उत्पादन अधिकारी थे। नियोजन अधिकारी के अधीन 4 कर्मचारी कार्य कर रहे थे जिनके नाम हैं निर्देशन कार्ड क्लर्क, कार्यक्रम क्लर्क, समय एवं लागत क्लर्क एवं कार्यशाला अनुशासक। यह 4 क्रमशः कर्मचारियों के लिए निर्देश तैयार करेंगे, उत्पादन का कार्यक्रम तैयार करेंगे, समय एवं लागत सूची तैयार करेंगे एवं अनुशासन सुनिश्चित गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक एवं निरीक्षक ये क्रमशः कार्य समय ठीक से तैयार करेंगे। श्रमिकों द्वारा मशीन उपकरणों को कार्य के योग्य रखें। नेक्स्ट मानसिक क्रांति, इसमें आप लिखोगे कि मानसिक क्रांति से अभिप्राय प्रबंधकों एवं श्रमिकों की मान्यताओं एवं विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होता है टेलर के अनुसार। और इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करोगे, आप लिखोगे वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत दोनों पक्षों के मानसिक दृष्टिकोण में एक बड़ी क्रांति आती है जिसके अंतर्गत दोनों पक्ष अन्य महत्वपूर्ण मामलों की भांति आधिक्य के बंटवारे से अपनी निगाह दूर रखते हैं और इसके साथ ही आधिक्य आकार में वृद्धि करने की ओर अधिक ध्यान देते रहना चाहिए जब तक कि यह आधिक्य इतना बड़ा हो जाए कि इसमें वितरण के विषय में झगड़ना आवश्यक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दिया गया था आंसर भी उसी टाइप से आपने देखा। अब देखिए नेक्स्ट है कि वितरण माध्यम किसे कहते हैं। तो आप लिखोगे कि जिस मार्ग यानी रास्ते से वस्तु उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचती है उसे वितरण माध्यम कहते हैं। नेक्स्ट है मध्यस्थ, एजेंट यानी थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता के हाथों से उपभोक्ता तक पहुंचती है। इन चीज़ों को मध्यस्थ कहते हैं जिनका कार्य है क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना, संग्रह मतलब भंडारण जमा करके रखना। और फर्स्ट प्रत्यक्ष माध्यम क्या है, इस प्रकार में वस्तु उत्पादक से सीधा उपभोक्ता यानी ग्राहक तक पहुंचाई जाती है, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता, वस्तु सीधा मॉल या घर में पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट अप्रत्यक्ष माध्यम क्या है, इसमें लिखोगे जब कोई भी वस्तु ज़्यादा बनता है तब उत्पादक उसे सीधा उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा पाता, इसलिए यहाँ मध्यस्थ काम आते हैं। थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता उपभोक्ता ग्राहक तक वस्तु पहुंचाते हैं। तो वितरण माध्यम किसे कहते हैं, ये भी आपका अगर इस विस्तृत में पूछा जाता है तो क्वेश्चन उसी तरह से आंसर भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट वितरण माध्यम के कितने प्रकार होते हैं, आप लिखोगे
कि उत्पादक एजेंट, थोक विक्रेता, वोल सेलर, फुटकर विक्रेता, दुकानदार, उपभोक्ता, उत्पादक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, उपभोक्ता, उत्पादक एजेंट, उपभोक्ता, उत्पादक, थोक विक्रेता, उपभोक्ता और उत्पादक, फुटकर विक्रेता, उपभोक्ता। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यहाँ पर फोर्थ, फिफ्थ आपने देख लिया कि वितरण के माध्यम के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे यहाँ पर आपको क्या लिखना है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट आपको डाल लेना है, उत्पादक एजेंट, थोक विक्रेता, वोले सेलर और फुटकर विक्रेता यानी दुकानदार, उपभोक्ता। ठीक है, और सेकंड आप और आपके जो नंबर है यहाँ पर पड़े हैं, फर्स्ट आपको ऊपर डाल लेना है। उदाहरण के लिए आप लिखोगे बाटा इंडिया ली लिबर्टी सूज लिए अपने वस्तु खुद के दुकानों में पहुंचाते हैं सेवाएं जैसे बैंक, टेलीफोन कंपनी। थोक विक्रेता क्या है, आप लिखोगे थोक विक्रेता वितरण माध्यम के व्यय मध्यस्थ है जो बड़ी मात्रा में वस्तु को खरीदते और बेचते हैं। थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता दुकानदार को वस्तु बेचते हैं। और आगे जो दिया गया था उसको आपको लिख लेना है। थोक विक्रेता के कार्य यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट लिखोगे वस्तु का संग्रहण, उनको एक साथ रखना वस्तुओं का। सेकंड, भंडारण, सुरक्षित तरीके से स्टोर करना। थर्ड, वितरण, दुकानदार तक वस्तुओं को पहुंचाना। फोर, वित्त प्रदान करना, फुटकर विक्रेता यानी दुकानदार को वस्तु उधार में देना, एडवांस में पैसे देकर उत्पादक को मदद करना। पांचवा, जोखिम उठाना, कई बार वस्तु बिकने तक गोदाम में पड़ी रहती है, इस बीच मांग में बदलाव, मूल्य में बदलाव या वस्तु खराब हो जाती है। छठा, ऋण। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर इसका आंसर आपको लिख कर आना है। तो क्वेश्चन है कि प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन गाइस आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है। अगर विस्तृत में पूछा जाएगा तो किस तरह से आंसर लिखना है वो भी यहाँ पर आपको बताया गया है। अगर आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में आता है तो आप लिखोगे प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि इसमें कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों तरह के तत्व शामिल हैं। प्रबंधन में कलात्मक तत्वों के लिए रचनात्मक और अंतर्ज्ञान की ज़रूरत होती है, वहीं वैज्ञानिक तत्वों के लिए व्यवस्थित ज्ञान और सिद्धांत की ज़रूरत होती है। प्रबंधन में विज्ञान और कला एक विवेकपूर्ण मिश्रण होता है। अगर अतलग उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन आपका आस्क किया जाता है तो सिर्फ इतना ही आपको लिखकर आना है। ठीक है, और अगर लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है तो आप लिखोगे कि प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों के रूप में समझने के कारण, और इसमें आपको लिखना है कि प्रबंधन में किसी निश्चित उद्देश्य को हासिल करने के लिए वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत और दक्षतापूर्ण उपयोग करना ज़रूरी होता है। प्रबंधन सिद्धांत भी परीक्षण पर आधारित होते हैं। प्रबंधन में विज्ञान का ज्ञान और उसे लागू करने की कला हासिल करनी चाहिए। प्रबंधन में कलात्मक तत्वों के लिए रचनात्मक और अंतर्ज्ञान की ज़रूरत होती है। प्रबंधन में संगठनों के भीतर प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने और निर्णय लेने के लिए कला की रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालोगे कि प्रबंधन को कला और विज्ञान दोनों के रूप में समझने के फायदे। इसमें आप लिखोगे कि प्रबंधन में कला और विज्ञान एक विवेकपूर्ण मिश्रण होता है। प्रबंधन में विज्ञान और कला परस्पर अन्य नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। क्लियर। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि प्रभावकारी योजना की आवश्यकताएं लिखिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। आप पहले हेडिंग डालोगे प्रभावी योजना बनाने के लिए ये ज़रूरी है, क्या क्या है। फर्स्ट लिखोगे योजना में लचीलापन होना चाहिए। योजना में विद्यार्थियों की पूर्व समझ को ध्यान में रखना चाहिए। योजना में विद्यार्थियों को सीखने में मदद करने के लिए संसाधनों और गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आप लिखोगे कि योजना में विद्यार्थियों के शिक्षा ग्रहण के स्तर के बारे में पता लगाने के बाद उस पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। नेक्स्ट आप लिखोगे योजना में पाठ कितनी अच्छी तरह पढ़ाया गया है और विद्यार्थियों ने क्या सीखा, इस पर गौर करना चाहिए। योजना में विषय वस्तु के सभी तत्वों को शामिल करना चाहिए। एंड नेक्स्ट लिखोगे कि योजना में विद्यार्थियों को
विषय को समझने में मदद करने वाले तरीके शामिल करने चाहिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे कि योजना में विद्यार्थियों को सीखने के लिए संसाधनों का उपयोग करने के तरीके शामिल करने चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि योजना में विद्यार्थियों को सीखने के लिए संसाधनों का उपयोग उनकी पूरी क्षमता तक करने के तरीके शामिल करने चाहिए। तो आई होप गाइस ये जो क्वेश्चन है आपने यहाँ पर याद भी कर लिया होगा कि प्रभावकारी योजना की आवश्यकताएं लिखिए। तो प्रभावी योजना बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लिया कि प्रभावकारी योजना की क्या आवश्यकता है। क्लियर। चलिए इसी तरह से गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि विकेंद्रीकरण और सौंपने में क्या अंतर है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि विकेंद्रीकरण में संगठन में निर्णय लेने का अधिकार फैला दिया जाता है, जबकि सौंपने में किसी खास काम को किसी दूसरे को सौंपा जाता है। ठीक है। विकेंद्रीकरण में संगठन में निर्णय लेने का अधिकार फैला दिया जाता है, जबकि सौंपने में किसी खास काम को किसी दूसरे को सौंपा जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि विकेंद्रीकरण का अर्थ संगठन में शक्ति और जिम्मेदारी का वितरण, किसी काम को किसी दूसरे को सौंपने की प्रक्रिया, संगठन को छोटी इकाइयों में बांटना, किसी काम को किसी दूसरे को सौंपना, जिम्मेदारी अधीनस्थों को निर्णय लेने का अधिकार देना, किसी काम को किसी दूसरे को सौंपना। उदाहरण, विभाग प्रमुखों को अपने विभागों के लिए निर्णय लेने का अधिकार देना, किसी सहायक को रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपना। ठीक है। उदाहरण आप क्या क्या लिख सकते हो कि विभाग प्रमुखों को अपने विभागों के लिए निर्णय लेने का अधिकार देना। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे किसी सहायक को रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपना। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि विकेंद्रीकरण और सौंपने में क्या अंतर है। इतना तो आपको अच्छे से आपने क्लियर कर लिया होगा। नेक्स्ट भी यहाँ पर देख लीजिए कि विकेंद्रीकरण के फ़ायदे। इसमें आप लिखोगे कि संगठन में नवाचार को बढ़ावा मिलता है, स्थानीय संस्थाओं को अपनी ज़रूरतों के मुताबिक फैसले लेने की आज़ादी मिलती है, संगठन में लचीलापन आता है, निचले स्तर पर तेज फैसले लिए जा सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे कि संगठन के काम करने के तरीके में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो विकेंद्रीकरण के फ़ायदे क्या हैं, विकेंद्रीकरण और सौंपने में क्या अंतर है। आई होप आपको गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है कि औपचारिक संगठन क्या है। तो चलिएगा इसे यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि औपचारिक संगठन क्या है। आप लिखोगे औपचारिक संगठन एक ऐसा संगठन है जिसमें नियमों और प्रक्रियाओं का एक सेट होता है। इन नियमों के आधार पर संगठन की गतिविधियों और संचालन होता है। औपचारिक संगठन में संगठनात्मक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए गतिविधियों को विभाजित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसे यहाँ पर विशेषताएं भी देख लीजिए। आप लिखोगे कि औपचारिक संगठन की विशेषताएं। इसमें आपको लिखना है कि इसमें नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का एक सेट होता है। इन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करके संगठन की गतिविधियां और संचालन होता है। इसमें श्रम का विभाजन और सत्ता का स्पष्ट रूप से परिभाषित पदानुक्रम होता है। इसमें संगठन की भूमिकाओं, देखिए किस तरह से लिखना है कि इसमें संगठन की भूमिकाओं, पदों और नियमों और प्रक्रियाओं की योजना बनाने और उनका वर्णन करने के लिए एक खाका होता है। इसमें अपेक्षाएं आधिकारिक भूमिकाओं को परिभाषित करती हैं। इसमें औपचारिक पदों और भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को औपचारिक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको बाद में लिखना है कि औपचारिक संगठन के उदाहरण कंपनियां, सरकारी एजेंसियां, स्कूल, धार्मिक संस्थान, न्यायिक प्रणाली। तो औपचारिक संगठन क्या है वो भी आपने देख लिया। औपचारिक संगठन की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं उनको भी आपने लॉग में देख लिया। ठीक है। विस्तृत में आपको यहाँ पर बताया गया है।
चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि संचार प्रक्रिया में शोर का क्या अर्थ है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप लिखोगे कि संचार प्रक्रिया में शोर का मतलब है संदेश को समझने में बाधा डालने वाला कोई भी तत्व। इसे हस्तक्षेप भी कहा जाता है। शोर किसी भी बिंदु पर संचार प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। संचार में शोर के प्रकार शारीरिक शोर, आंतरिक, मनोवैज्ञानिक शोर आंतरिक, शारीरिक शोर बाहरी, अर्थ संबंधी शोर, शब्दों की समझ, पर्यावरणीय शोर। संचार शोर के उदाहरण इसमें आप लिखोगे किसी शब्द के अर्थ में अस्पष्टता, भौतिक ध्वनि, मानसिक गड़बड़ी, सूचना विनिमय में त्रुटियां और गलत फहमियाँ। तो संचार प्रक्रिया में शोर का क्या अर्थ है उसको आपने देखा। अब यहाँ पर हेडिंग आपको डाली है संचार शोर से निपटने का तरीका। इसमें आप लिखोगे कि संचार शोर की बाधाओं को पहचानें और कम करें। संदेशों को सटीक और व्यापक रूप से संप्रेषित करने के लिए रणनीति बनाएं। जब भी संभव हो दूसरे से फीडबैक लें। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि संदेश को समझने में आसान बनाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करें। संचार शोर को समझना स्पष्ट और कुशल संचार के लिए ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप वहाँ पर इस तरह से लिख कर आओगे कि मानव संसाधन, इसमें लिखोगे किसी देश या संगठन के लिए योग्यता, कौशल, क्षमता और ज्ञान वाला लोगों का समूह है। मानव संसाधन में उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली पूंजी है। मानव संसाधन प्रबंधन कार्मिक प्रबंध से ज़्यादा विकसित अवधारणा है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि मानव संसाधन की प्रकृति। इसमें आपको लिखना है मानव संसाधन शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का हो सकता है। मानव संसाधन को व्यावसायिक संगठन व्यय के रूप में दिखाया जाता है। और फिर आप लिखोगे लेकिन उन्हें पूंजी और निवेश के रूप में भी दिखाया जाना चाहिए। इसके बाद आप लिखोगे कि मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और कल्याण की सुविधाएं दी जाती हैं। मानव संसाधन विकास के लिए निरंतर शिक्षा, प्रशिक्षण और परीक्षा की ज़रूरत होती है। मानव संसाधन विकास के लिए करियर विकास के अवसर भी दिए जाने चाहिए। मानव संसाधन विकास के लिए अनुपालन प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली को मानव पूंजी प्रबंधन यानी HCM सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए क्यों महत्वपूर्ण है। आप लिखोगे कि मानव ही प्रकृति के अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करता है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी ज़रूरतों के मुताबिक संसाधनों का विकास करते हैं। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा गया था कि मानव संसाधन की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। आपने यहाँ पर देखा कि मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन की प्रकृति क्या है और मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन के आंसर आपको विस्तृत में यहाँ पर मिल रहा है और सारे ही क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निर्देशन के सिद्धांत लिखिए। कुछ और भी आपके सिद्धांत हैं, पहले इनको देख लीजिए पॉइंट बाय पॉइंट। निर्देशन के सिद्धांत ये हैं। फर्स्ट है उद्देश्यों का सामंजस्य, नेक्स्ट है कमान की एकता, नेक्स्ट है दिशा की एकता, अगला ऑप्शन नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, नेक्स्ट है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता और नेक्स्ट यहाँ पर आपको लिखना है कि निर्देश की एकता। इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे, निर्देशन के सिद्धांत आपने देख लिए। निर्देशन के बारे में थोड़ी और जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। आप लिखोगे कि निर्देशन किसी संगठन में कर्मचारियों से काम करवाने का तरीका है। निर्देशन के जरिए संगठन के विकास को बढ़ाया जाता है। निर्देशन के जरिए व्यक्ति की समस्याओं को समझा जाता है और उनका समाधान निकाला जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि निर्देशन के जरिए व्यक्ति की आत्मविकता बढ़ाई जाती है
और आप लिखोगे कि निर्देशन के ज़रिए व्यक्ति को सही शिक्षा, शिक्षण, विधि और पाठ्यक्रम चुनने में मदद मिलती है। नेक्स्ट आप लिखोगे कि निर्देशन के ज़रिए व्यक्ति और संगठन के बीच विसंगतियों को कम किया जा सकता है या फिर कम किया जाता है। तो निर्देशन के सिद्धांत लिखिए। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि निर्देशन के सिद्धांत अगर क्वेश्चन वहाँ पर आस्क किया जाता है तो उसका आंसर वहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगे। इसी तरह से गाइस कुछ और भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उन क्वेश्चंस पर भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। और वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है गाइस। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा गाइस। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और एक बार अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। ओके, तो चलिए गाइस यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ और भी आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि समन्वय से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताइए। ये क्वेश्चन आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ज़्यादातर दिया जाता है कि समन्वय से आप क्या समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है कि किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। तो किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है? भौतिक संसाधन की। नेक्स्ट है आर्थिक संसाधन की। तीसरा ऑप्शन है मुद्रा प्रबंध की। एंड गाइस 4 नंबर पर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो आपका 3rd नंबर पर ऑप्शन दिया गया है मुद्रा प्रबंध की, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो मुद्रा प्रबंध की जो ऑप्शन दिया गया यही होगा आपका राइट ऑप्शन। इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रबंध एक नाजुक उत्तरदायित्व है क्योंकि इसमें सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? फर्स्ट ऑप्शन है मुद्रा, सेकंड ऑप्शन है मनुष्य, थर्ड ऑप्शन है मशीन और 4 नंबर पर ऑप्शन है सामग्री। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा कि प्रबंध एक नाजुक उत्तरदायित्व है क्योंकि इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ पर सामग्री जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन है। 3rd नंबर पर ऑप्शन है मशीन, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। 2nd नंबर पर दिया गया है मनुष्य और 1st नंबर पर है मुद्रा। तो इनमें आपको बताना है कि आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो प्रबंध एक नाजुक उत्तरदायित्व है क्योंकि इसमें सम्मिलित है। 1st नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया मुद्रा ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मनुष्य। ठीक है, यहाँ पर जो 2nd नंबर पर आपका ऑप्शन दिया गया है मनुष्य यही आपका होगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि नियुक्तिकरण का क्या आशय है। पहले यहाँ पर देखेंगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो नियुक्तिकरण का क्या आशय है, यहाँ पर आप लिखोगे कि नियुक्तिकरण का अर्थ किसी संगठन में मानवीय संस्थानों की नियुक्ति और विकास के प्रबंधकीय कार्य से है जो एक संगठन में अनेक प्रबंधकीय और गैर प्रबंधकीय क्रियाएं करते हैं। इसके अंतर्गत मानव शक्ति की आवश्यकताओं का निर्धारण तथा संगठन के विभिन्न पदों पर लोगों की भर्ती, प्रशिक्षण और विकास सम्मिलित हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है कि नियुक्तिकरण का क्या आशय है, नियुक्तिकरण क्या है। तो यहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगे? आप लिखोगे कि नियुक्तिकरण का अर्थ किसी संगठन में मानवीय संस्थानों की नियुक्ति और विकास के प्रबंधकीय कार्य से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। सेकंड यहाँ पर है कि व्यावसायिक वातावरण को परिभाषित कीजिए। तो व्यावसायिक वातावरण क्या है? आप यहाँ पर लिखोगे कि व्यावसायिक वातावरण का मतलब है किसी कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले सभी बाहरी और आंतरिक कारकों का योग। ये कारक कंपनी के समग्र प्रदर्शन और स्थिरता को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि व्यावसायिक वातावरण के घटक, इसमें लिखना है आर्थिक स्थितियाँ जैसे ब्याज दर, मुद्रास्फीति दर, आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियाँ जैसे समाज में रहने वाले लोगों के रीति रिवाज,
मान्यताएं, परंपराएं, रुचियां, प्राथमिकताएं। तकनीकी स्थितियां, इसमें आप लिखोगे जैसे नई तकनीकी का इस्तेमाल, डेटा आधारित निर्णय लेना। राजनीतिक स्थितियां, इसमें आप लिखोगे जैसे सरकार द्वारा पारित कानून, नियम, विनिमय और अधिनियम, कंपनी की संस्कृत और संसाधन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको लिखना है कि बाजार के रुझान, जैसे उपभोक्ता की ज़रूरतें, बाजार की स्थितियाँ, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्यावसायिक वातावरण को परिभाषित कीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे व्यावसायिक वातावरण के महत्व। इसमें आप लिखोगे व्यावसायिक वातावरण के आधार पर ही कंपनियां रणनीतिक योजनाएं बनाती हैं। इन योजनाओं से कंपनियां अपने लक्ष्यों को हासिल करती हैं और संसाधनों का सही इस्तेमाल करती हैं। ये योजनाएं कंपनियों को अपने कारोबार मॉडल को बदलने में भी मदद करती हैं। तो व्यावसायिक वातावरण को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर व्यावसायिक वातावरण क्या है उसको आपने देख लिया, ठीक है। इसके बाद व्यावसायिक वातावरण का महत्व क्या है उसको भी यहाँ पर आपने देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आगे देख लीजिए। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो इसके जो अधिकार है, फर्स्ट है सुरक्षा का अधिकार, सेकंड है सूचना का अधिकार, नेक्स्ट है चुनने का अधिकार और अगला है सुने जाने का अधिकार। निवारण पाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, नेक्स्ट है बुनियादी ज़रूरतों का अधिकार और यहाँ पर एंड में दिया गया है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, तो यहाँ पर इसकी आप लिस्ट देख सकते हो और आपको गाइस वहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट डालोगे उसमें लिखोगे सुरक्षा का अधिकार, फिर आपको वहाँ पर सेकंड पॉइंट डालना है उसमें लिखोगे सूचना का अधिकार, फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट डालोगे उसमें आपको लिखना है चुनने का अधिकार। तो इस तरह से आप पॉइंट बाय पॉइंट वहाँ पर लिखोगे। इसके बाद आपको लिखना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई कदम उठाती हैं, जैसे उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों का गठन करती हैं, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन करती हैं, भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध और जुर्माना लगाती हैं, जीवन और सुरक्षा के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के खिलाफ संरक्षण, वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में जानकारी रखती है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन यहाँ पर था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के क्या अधिकार है। तो फर्स्ट आपने अधिकार देख लिए, उसके बाद आपको इतने दो लाइनें लिखनी है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई कदम उठाती हैं और वो कौन कौन से हैं उनको भी यहाँ पर आपने देख लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो दिया गया है कि वित्तीय नियोजन के दो उद्देश्य क्या हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी हम विस्तृत में देखेंगे। तो वित्तीय नियोजन के दो उद्देश्य क्या हैं, आप लिखोगे वित्तीय नियोजन के दो उद्देश्य ये हैं, वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन जुटाना, आपातकालीन स्थिति में धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। वित्तीय नियोजन के अन्य उद्देश्य हेडिंग डालोगी, इसमें आप लिखोगी कि पूंजी की ज़रूरतों का पता लगाना, पूंजी संरक्षण तय करना, वित्तीय नीतियां बनाना, संसाधनों का सही और कुशल इस्तेमाल करना, बचत बढ़ाना, भविष्य के लिए सही योजना बनाना, आपात स्थितियों के लिए तैयार करना। इसके बाद आप नेक्स्ट लिखोगे कि वित्तीय नियोजन से जुड़ी कुछ और बातें। इसमें आपको लिखना है कि वित्तीय नियोजन से व्यक्तिगत और कारोबारी वित्त की जटिलताओं से निपटने में मदद मिलती है। वित्तीय नियोजन से धन सृजन, जोखिम कम करना और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता हासिल करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट आप लिखोगे वित्तीय नियोजन से अपने परिवार की ज़रूरतों का ख्याल रखने में मदद मिलती है। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट आप लिखोगे कि वित्तीय नियोजन से सेवानिवृत्त जीवन के लिए बचत करने में मदद मिलती है।
ठीक है। तो वित्तीय नियोजन के केवल 2 उद्देश्य पूछे गए थे, 2 उद्देश्य आपने ऊपर ही देख लिए थे। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन गाइस आपका लघु उत्तरीय प्रश्न या विस्तृत में आज किया जाता है तो इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। और इसके बाद नेक्स्ट है कि स्टाफिंग के 2 लक्षण बताइए। तो वहाँ पर आप किस तरह से लिखोगे स्टाफिंग के 2 लक्षण? स्टाफिंग के 2 लक्षण कौन-कौन से हैं? संगठन में सही लोगों को सही नौकरी देना। सेकंड है संगठन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करना। ठीक है। इसके बाद स्टाफिंग हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे किसी कंपनी या संगठन में खास पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को नौकरी पर रखने की प्रक्रिया है। यह प्रबंधन का एक अहम काम है। और इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है स्टाफिंग के ज़रिए ये फ़ायदे होते हैं। संगठन में अलग अलग नौकरियों के लिए योग्य कर्मचारी मिलते हैं। इससे मानव संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है। और आप लिखोगे इससे संगठन की निरंतरता और विकास होता है। इससे हर व्यक्ति को उसकी योग्यता, प्रतिभा और विशेषज्ञता के मुताबिक नौकरी मिलती है। और इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको लिखना है कि इससे मौजूदा कर्मचारियों को प्रशिक्षित और विकसित किया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख कर आओगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो दिया गया है कि आधुनिक समय में नेता का क्या महत्व है बताइए। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो आप लिखोगे कि आधुनिक समय में नेता का महत्व बहुत ज़्यादा है। नेता समाज के हित में काम करते हैं और लोगों को प्रेरित करके उन्हें एकजुट करते हैं। नेता समुदाय के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है। नेता समाज में न्याय, समानता और आज़ादी के सिद्धांतों को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आपको गाइस हेडिंग डाली है आधुनिक समय में नेता के महत्व। और इसमें आप लिखोगे कि नेता लोगों को एक दृष्टिकोण के इर्द गिर्द एकजुट करते हैं। नेता टीम के प्रदर्शन को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप पॉइंट लिखोगे कि नेता नई पहलों को लागू करते हैं, नेता परिवर्तन लाते हैं। और नेक्स्ट आपको लिखना है कि नेता मनोबल में सुधार करते हैं, सशक्त संस्कृति का निर्माण करते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरों को सशक्त बनाते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि दूसरों की प्रेरणा, प्रामाणिकता और आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं। तो आधुनिक समय में नेता का क्या महत्व है पहले आपको 1-2 लाइन ऊपर लिखनी है। उसके बाद आधुनिक समय में नेता के महत्व हेडिंग डालने के बाद जो यहाँ पर दिया गया था इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर लिख कर आओगे। अगला क्वेश्चन है कि नियोजन प्रक्रिया के श्रमिक चरणों के नाम बताइए। तो नियोजन प्रक्रिया के श्रमिक चरणों के नाम आप लिखोगे कि कार्यबल नियोजन की प्रक्रिया के ये चरण होते हैं। प्रारंभ करना, सामरिक दिशा, आपूर्ति विश्लेषण, मांग विश्लेषण, अंतर विश्लेषण, समाधान कार्यान्वयन, निगरानी प्रगति। नियोजन के उद्देश्य आप हेडिंग डालोगे। इसमें आपको लिखना है कि संस्था के लक्ष्यों और उपलक्ष्यों की जानकारी देना, कार्य विशेष की भावी रूपरेखा बनाना, कुशलता में वृद्धि करना, प्रबंध में मितव्ययिता लाना, स्वस्थ मोर्चाबंदी को विकसित करना, भावी कार्य में सुनिश्चितता लाना, जोखिम और संभावनाओं को परखना, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करना, साम्य और समन्वय की स्थापना करना। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि परियोजना नियोजन प्रक्रिया के चरण। इसमें आप लिखोगे कि परियोजना के लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना, डिलीवरेबल्स को निर्धारित करना, बजट का उपयोग करके लागत व्यय की निगरानी और नियंत्रण करना। इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट लिखोगे कि जोखिम प्रबंधन करना, गुणवत्ता योजना का दस्तावेजीकरण करना, स्वीकृत योजना बनाना। तो क्वेश्चन आपका क्या दिया गया था कि नियोजन प्रक्रिया के श्रमिक चरणों के नाम बताइए। तो वो आपने ऊपर ही देख लिए थे। इसके उद्देश्य क्या है उसको भी यहाँ पर आपने देख लिया।
अगला क्वेश्चन है कि संगठन के प्रमुख तत्व क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संगठन के प्रमुख तत्व क्या है। आप लिखोगे किसी संगठन के मुख्य तत्व संसाधनों की पहचान करना और उन्हें अलग करना, विभागीकरण, काम का वितरण, कमांड की एक श्रृंखला बनाना है। ये सभी तत्व मिलकर यह पुष्टि करते हैं कि संबंधित फर्म उचित तरीके से काम कर रही है। यह मानव और भौतिक दोनों तरह के संसाधनों का अधिकतम उपयोग भी सुनिश्चित करता है। इसके बाद आप लिखोगे कि एडगर सीन एक प्रमुख संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक ने संगठन की संरचना के 4 प्रमुख तत्वों की पहचान की। सामान्य उद्देश्य, समन्वित प्रयास, श्रम का विभाजन और अधिकार का पदानुक्रम। चारों तत्वों में से प्रत्येक एक प्रभावी संरचना के आवश्यक घटक का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आस्क किया गया था कि संगठन के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो जो 4 आपके प्रमुख तत्व हैं उनकी पहचान यहाँ पर दी गई है और पहले आपको किस तरह से लिखनी है 2-3 लाइनें उनको ऊपर आपने देख लिया। ठीक है, इसी तरह से गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि विकेंद्रीकरण के लक्षण बताइए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाली है विकेंद्रीकरण के लक्षण ये है और इसमें आप लिखोगे सत्ता, अधिकार और शक्तियों का बंटवारा। फिर आपको लिखना है कि केंद्रीय प्राधिकरण से अधीनस्थ प्राधिकारियों को जिम्मेदारियां देना, स्थानीय स्तर पर शासन और निर्णय लेने की व्यवस्था, स्थानीय प्राधिकारियों को धन जुटाने और खर्च करने की आज़ादी, स्वतंत्र प्रक्रियाएं जिनके लिए केंद्रीय इकाई के अनुमोदन की ज़रूरत नहीं होती, निर्णय लेने में यह सहभागिता, हर स्तर अपनी गतिविधियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। तो विकेंद्रीकरण के लक्षण बताइए, आपने देख लिया। अगर विस्तृत में क्वेश्चन आस्क किया जाता है कि विकेंद्रीकरण के लक्षण बताइए, विकेंद्रीकरण के प्रकार, तो यहाँ पर आप प्रकार भी देख लीजिए। आप लिखोगे कि क्षैतिज शक्ति समान स्तर वाले क्षेत्रों के बीच बांटी जाती है। प्रादेशिक, इसमें आप लिखोगे कि निर्णय लेने का काम एक इकाई को दिया जाता है जो एक सीमांकित क्षेत्र पर निर्णय लेती है। नेक्स्ट प्रकार यहाँ पर है कार्यात्मक और इसमें आप लिखोगे कुछ कौशलों को गतिविधि के एक विशेष क्षेत्र से एक विशिष्ट क्षेत्र में मान्यता दी जाती है। और इसके बाद आपको लिखना है राजकोषीय, इसमें लिखोगे सार्वजनिक सेवाओं की अधिक वित्तपोषण क्षमता और गुणवत्ता की आकांक्षा रखता है। तो विकेंद्रीकरण के लक्षण आपने देख लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कार्यशील पूंजी क्या है। तो कार्यशील पूंजी क्या है, आप लिखोगे कार्यशील पूंजी किसी व्यवसाय को अपने रोजाना के कारोबार को चलाने के लिए ज़रूरी धन होता है। इसे शुद्ध कार्यशील पूंजी भी कहा जाता है। और फिर आप लिखोगे यह किसी कंपनी के अल्पकालिक वित्तीय स्वास्थ्य को मापने का एक तरीका है। कार्यशील पूंजी की परिभाषा देख लीजिए। एक व्यवस्थित परिभाषा आप इस तरह से लिखोगे, यह किसी कंपनी के वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर होता है। यह वह नकदी होती है जो किसी निश्चित अवधि में आने जाने वाले धन का हिसाब लगाने के बाद बचती है। यह कंपनी को वित्त पोषण के लिए ज़्यादा महंगे बाहरी स्रोतों की ज़रूरत के बिना अपने कारोबार को चलाने में मदद करता है। और नेक्स्ट हेडिंग डाली है कार्यशील पूंजी का महत्व। इसमें आप लिखोगे कि स्वस्थ कारोबार चलाने के लिए कार्यशील पूंजी बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त कार्यशील पूंजी बनाए रखने से कारोबार सुचारू रूप से चलता है। उच्च कार्यशील पूंजी वाली कंपनी को बेहतर स्थिति में माना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर आपको डालनी है कि कार्यशील पूंजी की गणना, इसमें लिखोगे वर्तमान परिसंपत्तियों से वर्तमान देनदारियों को घटाकर कार्यशील पूंजी की मात्रा की गणना की जाती है। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रण प्रक्रिया में शामिल किन 2 चरणों की व्याख्या कीजिए। किन्हीं 2 चरणों की आपको व्याख्या करनी है।
तो यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट लिखोगे कि नियंत्रण प्रक्रिया के 2 चरण हैं। फर्स्ट है मानक निर्धारित करना, सेकंड है प्रदर्शन को मापना। तो आपको हेडिंग डाली है कि मानक निर्धारित करना, इसमें आप लिखोगे मानक वे प्रदर्शन मानदंड होते हैं जिनका पालन किसी कंपनी को करना होता है। फिर आपको लिखना है कि मानक नियोजन कार्यक्रम में निर्दिष्ट बिंदु होते हैं जहां उत्पादन मापा जाता है। फिर नेक्स्ट आपको लिखना है कि मानक कंपनी स्तर के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। और फिर आप लिखो कि मानक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के हो सकते हैं। मात्रात्मक मानक धन के संबंध में माने जाते हैं और गुणात्मक मानक ब्रांड पहचान, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डाली है प्रदर्शन को मापना। इसमें आप लिखोगे कि कार्यकर्ता का वास्तविक प्रदर्शन लक्ष्यों के मुताबिक मापा जाता है। विभिन्न मीट्रिक और उपकरणों के जरिए मापन किया जाता है और नीचे जो दिया गया है उसको आपको वहाँ पर लिख कर आना है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य प्राप्ति के प्रमुख तरीके बताइए। इसमें आप लिखोगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के जरिए उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उपाय ये हैं। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों का गठन, उपभोक्ता परिषदों की स्थापना, उपभोक्ता शिक्षा भ्रामक विज्ञापनों का प्रतिबंध, उपभोक्ताओं को अधिकार देना, उपभोक्ता शिकायतों का निवारण, उपभोक्ताओं को मुआवजा देना, उपभोक्ता अदालतों में मामला दायर करने का मार्गदर्शन, उपभोक्ता अदालतों में उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को कई तरह के अधिकार मिले हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता शिकायतें कहाँ दर्ज करा सकते हैं, यह बात पर निर्भर करता है कि शिकायत की राशि कितनी है। 20 लाख रुपए से कम की शिकायत के लिए जिला फोरम में शिकायत की जाती है। 20 लाख रुपए से ज़्यादा लेकिन 1 करोड़ रुपए से कम की शिकायत के लिए राज्य आयोग में शिकायत की जाती है। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा शिकायत के लिए राष्ट्रीय आयोग में शिकायत की जाती है। ठीक है, तो 20 लाख रुपए से कम की शिकायत के लिए जिला फोरम्स और 20 लाख रुपए से ज़्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम की शिकायत कहाँ की जाएगी, राज्य आयोग में। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि व्यावसायिक पर्यावरण क्या है, इसका महत्व बताइए। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर हम देख लेते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण क्या है और इसका महत्व बताइए। तो इसका महत्व क्या है। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। गाइस अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।